हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12वीं फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, और वो है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था गॉस थ्योरम के बारे में। उम्मीद है वो वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द गॉस थ्योरम। तो वो क्या है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गॉस थ्योरम क्या थी जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की। तो ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है गॉस थ्योरम। तो अब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस। यानी कि जो गॉस लॉ था वो किसी भी क्लोज सरफेस पे काम करता है। यानी कि कोई भी हमारे पास क्लोज सरफेस है और इसमें क्या है, कोई चार्ज इनक्लोज्ड है, इसके अंदर कोई चार्ज बंद है। अब इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, 1/ε0 टाइम्स होंगी इस चार्ज के। ये हमने डिस्कस किया था गॉस थ्योरम के अंदर। तो अब ये जो सरफेस है कुछ भी हो सकता है, हमारे पास किसी भी शेप का हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास सर्कुलर शेप का ही हो, यानी कि स्फीयर हो। ये हमारे पास क्यूबिक शेप का हो सकता है। अगर इसका जो फ्लक्स है वो φ1 है और एक स्फीयर है, उसमें भी क्या है, कोई सरफेस, ये कह सकते हैं कोई चार्ज इनक्लोज्ड है, इसके कारण जो हमारा फ्लक्स आ रहा है वो आ रहा है φ2। एक और कोई सरफेस है, इसके कारण जो हमारा फ्लक्स आएगा वो आएगा φ3। तो इन तीनों की वैल्यू इक्वल होगी। ये जो हमारा फ्लक्स है ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि इसकी शेप क्या होगी। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। एक बार रीड आउट करते हैं, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस। ये किसी भी क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है गॉस लॉ, नो मैटर व्हाट इट्स शेप और साइज। इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उसकी शेप और साइज क्या है। ये है इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या कहते हैं कि हमारे पास कोई क्लोज सरफेस, अभी हमने क्या बात की कि कोई भी क्लोज सरफेस था और इसमें कोई चार्ज इनक्लोज्ड है। तो ये जो चार्ज इसके अंदर बंद पड़ा हुआ है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वही हमें क्या कहेगा, गॉस लॉ। इसी चार्ज पे डिपेंड करता है हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है, फाई की वैल्यू, वो सिर्फ और सिर्फ इसी चार्ज पर डिपेंड करेगी। तो यही कहता है हमारा सेकंड पॉइंट। तो देखो क्या कहता है, द टर्म क्यू, ये जो टर्म क्यू है ऑन द राइट साइड ऑफ गॉस लॉ। यानी कि ये टर्म जो क्यू हमें यहां दिखाई दे रही है, कहां, राइट साइड में, गॉस लॉ के राइट साइड में है ना ये। तो इसके बारे में ये बात कर रहा है, राइट साइड ऑफ गॉस लॉ रिप्रेजेंट ओनली द टोटल चार्ज इनसाइड एस। यानी कि सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है सिर्फ उसी को रिप्रेजेंट करता है ये जो चार्ज है। इसका कहने का मतलब क्या है, हमारे पास कोई सरफेस है, जरा गौर करिए ये वाला। अब इसमें क्या है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 और Q6 चार्जेस पड़े हुए हैं। Q5 और Q6 चार्जेस कहाँ है, आउटसाइड दिस सरफेस, इस सरफेस के बाहर पड़े हैं। और Q1, Q2, Q3 और Q4 ये कहाँ है, इसके इनसाइड। तो यहां जो नेट हमारे पास फ्लक्स बनेगा वो क्या होगा, वो होगा Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3 प्लस में Q4 अपॉन में ε0। ये हमारा रिजल्ट आएगा, Q1, Q2, Q3 और Q4। यानी कि जो भी चार्ज इस क्लोज सरफेस में इनक्लोज्ड है, सिर्फ वही चार्ज हम यहां कंसीडर करेंगे। बाहर कोई भी चार्ज कैसे भी पड़ा हो वो यहां कंसीडर नहीं होगा। तो यही बात इसमें कही गई है कि जो हमारे पास गॉस लॉ है उसकी राइट साइड में जो Q है, ये क्या है, ये वो चार्ज है जो किसी भी क्लोज सरफेस के इनसाइड है, यानी कि उसके अंदर पड़ा हुआ है। तो ये है सेकंड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या कहता है, द गॉसियन सरफेस कैन पास थ्रू ए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा गॉसियन सरफेस होगा, यानी कि जो गॉस लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करेगा। टेक केयर नॉट टू बी लेट द गॉसियन सरफेस पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज। हमें क्या करना है कि ये डिस्क्रीट चार्ज से पास ना हो हमारा गॉसियन जो सरफेस है। यानी कि जो भी हम क्लोज सरफेस लेंगे वो हमेशा ही कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में से पास होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है, तभी गॉस लॉ काम करेगा। ये है आपका थर्ड पॉइंट। अब देखिए फोर्थ पॉइंट, गॉस लॉ इज ऑफन यूजफुल टुवर्ड ए मच इजियर कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अभी क्या कहता है कि गॉस लॉ से हम क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कब, व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्री, जब सिस्टम की क्या होगी, एक
सिमेट्री होगी। सिमेट्री कहने का मतलब क्या है, यहाँ आपको ये क्यूब दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं इस इंटायर सरफेस में ये फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें से पास आउट हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होगा, फाई नेट इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू निकल के सामने आएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब अगर ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि इस प्लेन में से कितना फ्लक्स पास आउट होगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल कितने फेसेस है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फाई वन क्या है, इस एक सरफेस में से जो फ्लक्स पास आउट हो रहा है वो है। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, टोटल फ्लक्स कितना है, फाई नेट अपॉन में कितने फेसेस है इसके अंदर, हम मान के चलते हैं यहाँ पर n नंबर ऑफ फेसेस है, तो ये इसका फॉर्मूला होगा। इससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक सरफेस में से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है। और ये कब होगा, जब ये ऑब्जेक्ट जो भी हम सरफेस ले रहे हैं वो क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल कहने का मतलब जैसे ये क्यूब है, इसमें चाहे हम ये सरफेस लें, ये प्लेन लें या ये प्लेन लें, हर एक का जो एरिया होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तब उस केस में हम इस प्रकार का फॉर्मूला लगा के किसी भी प्लेन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है आपका फोर्थ पॉइंट, नोट कर लो इनको। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और अब हम वेरीफाई करने वाले हैं गॉस थ्योरम को। तो कैसे करेंगे, इसका एक बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, जरा देखिएगा ध्यान से। हमने एक सिलेंड्रिकल सरफेस लिया और इसको रखेंगे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखेंगे, और इसको इस प्रकार रखेंगे कि जो इसकी एक्सिस है वो क्या हो, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, और यही क्या है, इसकी एक्सिस है इस सिलेंड्रिकल सरफेस की। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। तो अब हमने क्या करना है, इस सिलेंड्रिकल सरफेस में फाइंड आउट करेंगे टोटल फ्लक्स कितना है। अब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं पड़ा हुआ, लेकिन इसको हमने कहां रखा है, इन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर हमने रख दिया। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं कि इसमें से नेट फ्लक्स कितना पास आउट हो रहा है, जब इसमें कोई चार्ज नहीं पड़ा हुआ, बल्कि ये खुद किसमें पड़ा हुआ है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा हमारे पास E.ds डेल्टा S, जिसको हम कहेंगे यही होगा। अब इसमें क्या है, जरा गौर करो आप, हम यहां 3 सरफेस लेंगे। ये होगा आपका पहला सरफेस, जिसको मैं नाम दे रहा हूं 1। ये होगा सेकंड सरफेस या सेकंड एरिया जो हम लेंगे, और ये होगा थर्ड वो एरिया। अब ये जो एरिया हमने लिया है, तो इनके एरिया वेक्टर भी हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। वो क्या होंगे, इसके परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका एरिया वेक्टर ये होगा। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इसमें क्या है, इस साइड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, इस साइड में, यानी कि दोनों अपोजिट है। इसकी अगर हम बात करें सेकंड सरफेस की, तो यहां जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। एरिया वेक्टर फाइंड आउट करना था ना आपको, मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी एरिया है, कोई भी सरफेस है, अगर उससे परपेंडिकुलर हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया वेक्टर। जो परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो ये वही हम फाइंड आउट कर रहे हैं। थर्ड ये है, यहां हम क्या कहेंगे, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। अब इसमें गौर करिएगा जरा तीनों पॉइंट। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये वाली, मैं इधर बना देता हूं अलग से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये वाली है। पॉइंट 1 पर 8.1 जो एरिया वेक्टर होगा, यानी कि जो ds वेक्टर होगा, उसकी डायरेक्शन ये होगी, यानी कि डेल्टा एस की डायरेक्शन ये होगी। सेकंड पॉइंट पर जो डेल्टा एस है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन है। और पॉइंट थर्ड पर डेल्टा एस की डायरेक्शन क्या होगी, अपवार्ड डायरेक्शन। यहां तक उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा।
अब हम क्या करेंगे, इसमें से टोटल फ्लक्स कितना पास आउट हो रहा है वो फाइंड आउट करेंगे। हमने यहाँ 3 एरिया एलिमेंट लिए 1, 2 और 3। अब इन तीनों एरिया एलिमेंट पे हम क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे और उनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जिससे हमारे पास क्या होगा, नेट फ्लक्स आ जाएगा इस सिलेंड्रिकल सरफेस पर। समझ में बात? एक बार फिर बता देता हूं, 1, 2 और 3 इन तीनों सरफेसिस पर, तीनों एरिया एलिमेंट्स पे हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू और उसको कर देंगे ऐड, जिससे क्या होगा, हमारे पास नेट फ्लक्स आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जरा देखिए। ये है हमारे पास नेट फ्लक्स, इक्वल टू किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds या डेल्टा एस हम कह सकते हैं। 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट सरफेस के लिए प्लस का साइन, सेकंड सरफेस के लिए फाइंड आउट करो E डॉट ds डेल्टा एस, प्लस में थर्ड सरफेस E वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर, यही है। अब इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, E वेक्टर E डेल्टा एस, इसको हम क्या लिखेंगे, कोज थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है जरा यहां पर मेरे को बताओ आप। तो यहां इनके बीच में क्या एंगल है, 180 डिग्री, प्लस का साइन, सेकंड सरफेस की हम बात कर रहे हैं, तो यहां क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी यही है और एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन यही है। तो इसका मतलब क्या होगा, इनके बीच में एंगल क्या है, EDS कोस 0, यही होगा। इसको इरेज कर दें, फिर थोड़ा स्पेस बन जाए। प्लस में थर्ड सरफेस की बात करें, इसकी EDS, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है और सरफेस एरिया की डायरेक्शन ये है, यानी कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है। तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, कोस 90 डिग्री। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, इसको हम लिख सकते हैं EDS माइनस का साइन, EDS माइनस में इसकी वैल्यू -1 होगी, प्लस में कोस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। तो इसका मतलब ये क्या होगा, EDS प्लस में इसको 1 लिखेंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी बात करते हैं, कोस 90 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो EDS इंटू में 0, तो यानी कि ये सारी की सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बची कौन सी, ये दोनों टर्म। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो सिलेंडर हमने लिया था ये सिमेट्रिकल इन शेप है, यानी कि इस पॉइंट पे भी जो एरिया है DS और इस पॉइंट पे भी जो एरिया है दोनों सेम है, इसीलिए हमने यहाँ पर DS वर्ड यूज किए बार बार। ये बात क्लियर होगी आपको, यानी कि जो एरिया है वो क्या है, यहाँ पर सेम है। तो इसीलिए ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और ये 0 हो चुका है। तो जो नेट हमारे पास फ्लक्स आएगा, जो नेट फ्लक्स हमारे पास आ रहा है वो क्या है, E डॉट ds डेल्टा एस इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। और यही हमने प्रूव करना था। प्रूव में क्या करना था, जरा गौर से सुनिएगा। गॉस थ्योरम हमें क्या कहती है, यानी कि कोई भी क्लोज सरफेस है उसमें कोई चार्ज इनक्लोज्ड है, उसमें कोई चार्ज इनक्लोज्ड है। तो इस इनक्लोज चार्ज के कारण जो नेट हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी, यानी कि E वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। ये हमें गॉस थ्योरम कहती है। और ये कब होगा, जब इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज इनक्लोज्ड होगा। लेकिन इस सिचुएशन में हमने यहां पर क्या कंडीशन ली है, नो चार्ज इनक्लोज्ड, भी इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। हमने बस इसको किस में रखा है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ताकि इसमें से क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट हो सके। तो इस सिचुएशन में हमारे सामने क्या आया कि जो नेट फ्लक्स इसमें होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गॉस थ्योरम हमने यहां पर वेरीफाई कर लिया है, हेंस प्रूव्ड लिख सकते हो आप इसमें। क्लियर है ये बात, तो इसको नोट कर लो। अब हम डिडक्ट करने की कोशिश करेंगे कूलॉम्स लॉ को फ्रॉम गॉस थ्योरम।
तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी टॉपिक्स हम गॉस थ्योरम से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं ये सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनको ज़रा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम से हमने क्या करना है, कूलॉम्स लॉ की फॉर्मेशन करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक आइडियल कंडीशन लेते हैं, और वो कंडीशन क्या है कि हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है और इसमें क्या है, कोई इस पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट पे कह लो, तो कोई चार्ज पड़ा हुआ है Q, ओ पॉइंट पर चार्ज पड़ा हुआ है Q, और इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 8 पॉइंट P, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी और वो होगी E के बराबर। यहां से P तक की जो डिस्टेंस है वो है R के बराबर। ये पॉइंट क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इस P पॉइंट के अराउंड एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते हैं जिसको हम जानेंगे डेल्टा एस के नाम से। एक स्मॉल एरिया एलिमेंट जिसको हम जानेंगे डेल्टा एस के नाम से। अब अगर यहां एरिया वेक्टर मैं बनाने की कोशिश करूं तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस एरिया एलिमेंट के परपेंडिकुलर, और वो क्या होगा, ये वाली डायरेक्शन। इसको मैं लिख देता हूं एन कैप से। तो यहां तक ये बात क्लियर हुई आपको। यानी कि अब यहां से एक बात निकल के सामने आ रही है, जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पैरेलल है। और ये डायग्राम हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से बस डिस्कस कर रहे हैं, यही बात है। तो अब देखो कैसे सोल्व करोगे इसको। यहां ये मान लेते हैं आर वेक्टर है और ये इसकी डायरेक्शन ये हम शो कर सकते हैं आर यूनिट वेक्टर। ओपी डायरेक्शन में क्या है, आर यूनिट वेक्टर। अब लिखो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्योंकि हमने गॉस थ्योरम से फाइंड आउट करना ना कूलॉम्स लॉ, इसी से कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम ही यूज करेंगे यहां पर। तो गॉस थ्योरम हमें क्या कहती है कि किसी भी सरफेस पर E डॉट डेल्टा एस की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सोल्व कर लेंगे। ये क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस का साइन लगा दो। तो देखो E ds कोज कितना होगा, 0 का एंगल बन रहा है ना, किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इस सरफेस के बीच में। यानी कि जो एरिया वेक्टर है उन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0 का एंगल बन रहा है, क्योंकि दोनों पैरेलल है। इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं। कोस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। E ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां E की वैल्यू को भी हम कांस्टेंट मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो चार्ज है ये क्या करेगा, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में होगा, एक जैसा होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट मान लेंगे। और जब इसको कांस्टेंट मानेंगे तो क्या होगा, इसको हम बाहर लिख देते हैं इस प्रकार, ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस टर्म का क्या मतलब है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एस। इसका मतलब ये है कि ये जितना, ये जो स्फीयर है इसका टोटल एरिया, इस टर्म का मीनिंग क्या होगा हमारे पास यहाँ, इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एस। इसका मीनिंग होगा कि इस स्फीयर का टोटल एरिया, और स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपका मैथ का टॉपिक है, एरिया ऑफ स्फीयर। तो इसी टर्म को मैं एक बार यहां लिख देता हूं, E सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल्टा एस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो टर्म है अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही है, यहां तक समझ में आया। यानी कि इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास क्या होगा, नेट एरिया, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर आ चुका है।
अब ई को हम यहां रख लेते हैं, बाकी उठा के उधर ले जाओ। इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या होगा, ये डिवाइड में होगा, तो यहां क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपके पास आ चुकी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। यहां तक क्लियर हुआ। अब हमने क्या करना है, ये मान के चलिए कि इस पी पॉइंट पर कोई चार्ज पड़ा हुआ है, पॉइंट चार्ज क्यू नोट। इस पी पॉइंट पे कोई चार्ज पड़ा हुआ है क्यू नोट। लेट ए पॉइंट चार्ज क्यू नोट एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पर क्या होगा, कोई चार्ज पड़ा हुआ है क्यू नोट, पी पॉइंट पर क्यू नोट चार्ज पड़ा हुआ है, तो उसके कारण फोर्स कितना लगेगा, तो इस चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो लिखो शो द फोर्स एट चार्ज क्यू नोट। क्यू नोट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू E इंटू क्यू नोट। E इंटू क्यू नोट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और कौन से चार्ज पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, इस E की वैल्यू को यहां पुट कर देना। ये जो E की वैल्यू है उसको यहां पुट कर देंगे। तो मैं इसको इधर सोल्व करता हूं। F इज इक्वल टू, इसको इरेज कर देते हैं, F इज इक्वल टू E इंटू क्यू नोट, ये फॉर्मूला है। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फिल करना हमने, ये वैल्यू। तो लिखो क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ये वैल्यू आ चुकी है। साथ में क्या होगा, Q अपॉन आर स्क्वायर। ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम Q नोट के साथ। तो ये जो फॉर्मूला निकल के सामने आया, ये तो आपको जाना पहचाना सा लग रहा होगा, और ये क्या है, कूलोम्स लॉ। तो इस प्रकार हम गॉस थ्योरम से कूलोम्स लॉ को भी डिडक्ट कर सकते हैं। तो समझ में आया कैसे किया, बिल्कुल सिंपल सा काम है, कुछ नहीं किया। ये एग्जांपल हम बार बार लेके आ रहे हैं सामने, इसी एग्जांपल का बार बार यूज किया हमने। तो एक चार्ज लिया हमने इनक्लोज सरफेस के अंदर, पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट की हमने, और कुछ नहीं किया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या होगी, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास E की वैल्यू निकल के सामने आ चुकी है। अब इस पॉइंट पे हम पी पॉइंट पे देखेंगे कि नेट फोर्स क्या लग रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, F इज इक्वल टू E इंटू क्यू नोट। उससे हमने कूलोम्स लॉ की फॉर्मेशन कर दी। आइए अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। यानी कि जो गॉस थ्योरम हमने डिस्कस की थी उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ उसको अप्लाई करेंगे हम, क्या उसके यूजेज है। तो इसके अंदर हम कई तरह के डेरिवेशंस को सोल्व करने वाले हैं। तो उसी में फर्स्ट डेरिवेशन हमारे पास है फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। यानी कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है हमारे पास, ये रेड कलर की आपको वायर दिखाई दे रही होगी। अब इस वायर के कारण और इस पे क्या है, चार्ज है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है ये, यानी कि हर पॉइंट पे इस पे जो चार्ज होगा वो इक्वल अमाउंट में होगा। तो इसके कारण फील्ड क्या होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एक बार फिर से आपको गुजारिश की वीडियो को स्किप मत करना, जरा ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास कोई वायर है, मान के लीजिए, तो इसमें यहां भी चार्ज होगा, हर पॉइंट पे चार्ज है। तो ये जो चार्ज होगा तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, वो देखिए, वो क्या होगा, चारों दिशाओं में से फैला होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चारों दिशाओं में से फैला होगा कि नहीं होगा। इस पॉइंट पे भी यही सिचुएशन होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, हर डायरेक्शन में होगी। जैसे हम यहाँ डिस्कस करते हैं ना, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, इन एवरी डायरेक्शन, यही होता है। तो यहाँ भी वही होने वाला है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन एवरी डायरेक्शन होगा। और इसके कारण क्या है, हमारे पास जो ज्योमेट्री बनेगी, यहाँ जो सरफेस हमें बनता दिखाई दे रहा है वो किस तरह का होगा,
सिलेंड्रिकल सरफेस होगा। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, यहां जो सरफेस बन रहा है वो क्या होगा, सिलेंड्रिकल सरफेस होगा। क्यों होगा, क्योंकि चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हर आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेगी और इन एवरी डायरेक्शन यानी कि चारों तरफ निकलेगी। जैसे आपको ये मार्कर दिखाई दे रहा है, यहां मान के चलिए चार्ज है, तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, यानी कि हर डायरेक्शन में होगा, जिसके कारण हमें एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनता दिखाई देगा। सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमें क्या दिखेगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसीलिए इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के लिए हमने यहां अज्यूम किया है एक सिलेंड्रिकल सरफेस, और अब इसके कारण हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसके लिए हम यूज करने वाले हैं गॉस थ्योरम। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां है एक लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो इस वायर में क्या है, हर पॉइंट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक हमने किया था लास्ट वीडियो में, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्या है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है। ये जो सिलेंडर हम ले रहे हैं इसकी लेंथ हम मान लेते हैं L, और इस P पॉइंट पे हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो अब ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें एक टर्म हम यूज करते हैं बार बार, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लैम्डा से। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी Q/L, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होगा कि एक यूनिट एरिया में, एक यूनिट लेंथ में, सॉरी एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अब सॉल्व करते हैं इसकी डेरिवेशन। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम हमें क्या कहती है, गॉस थ्योरम कहती है कि जो नेट फ्लक्स होगा हमारे पास, यानी कि ये वो होगा Q/ε0 के बराबर। अब अगर इसका नेट फ्लक्स हमने फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1, 2 और 3 इन तीनों पॉइंट्स पर फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उनका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। यानी कि इसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे, ये है हमारा नेट फ्लक्स, वो किसके बराबर होगा, फर्स्ट पॉइंट पे यानी कि नंबर 1 पे फ्लक्स की वैल्यू क्या है, प्लस पे नंबर 2 पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या है, प्लस में 0.3 पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या है, और वो किसके इक्वल होगी, Q/ε0 के। तो यहाँ इसको सोल्व कीजिए, ये होगा EDS cos 90 डिग्री। फर्स्ट पॉइंट पे क्या होगा, EDS cos थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। क्यों, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री। प्लस में सेकंड पॉइंट पर क्या होगा, EDS cos 90 डिग्री, यहां भी ये सेम केस बन रहा है। उधर वाली डायरेक्शन में क्या है, एरिया वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यानी कि एंगल कौन सा बना, 90 डिग्री का, तो यहां भी हमने 90 डिग्री लिखा है। प्लस में 3 पॉइंट पे देखो, EDS cos 0, अपवर्ड डायरेक्शन में देखो, थर्ड पॉइंट पे क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और एरिया वेक्टर भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 0 इक्वल टू Q/ε0। cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0, तो ये कैंसिल आउट हो चुका है 0 की वैल्यू, ये भी 0। तो हमारे पास बचा क्या, देखिए हमारे पास वैल्यू आ रही है EDS इज इक्वल टू Q/ε0। ये वैल्यू निकल के सामने आ रही है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें। तो अब इसको कैसे सोल्व करोगे, अब जो E है हमारे पास यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है हमारे पास, यानी कि हर पॉइंट पे चार्ज की वैल्यू सेम है। अगर चार्ज की वैल्यू सेम है तो उसके कारण क्या होगा, हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको कांस्टेंट मानते हुए बाहर निकाल लेते हैं
ये ds अंदर इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब इसको फर्दर जब सोल्व करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेल्टा S इक्वल टू क्या हुआ, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E इंटू, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा 2 पाई आर एल इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए जरा ध्यान से, इसका हमने इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, इस थर्ड सरफेस का। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल शेप है, यहां हमने पॉइंट लिया है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मतलब क्या होगा, ये जितना भी कर्व्ड जो एरिया है इसका, इस सिलेंडर का जितना भी कर्व्ड एरिया है उसका क्या होगा, हमें एरिया लेना पड़ेगा। और कर्व्ड सरफेस एरिया एक सिलेंडर का वो क्या होगा, आपका मैथ का फॉर्मूला है 2 पाई आर एल, इसके बराबर होगा। तो अब यहां हमने E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये तो आ गया इंटायर सरफेस के ऊपर। E इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन 2 पाई आर एल और क्या होगा एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ चुकी है। अब जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या करना हमने, इस Q को हम रिप्लेस करने वाले हैं इससे, यानी कि यहां पर नेट चार्ज की वैल्यू लिखेंगे। तो वो क्या होगी, Q इज इक्वल टू लैम्डा एल। यहां से इस फॉर्मूले से हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसको L को इधर लेंगे तो Q की वैल्यू क्या है, लैम्डा L के बराबर। तो पुट कीजिए यहां पर E इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा L अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। L से L कैंसिल हो चुका है और E की वैल्यू क्या निकल के सामने आ रही है, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो ये है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कब, एट इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, यानी कि कोई इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और वो क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज। तो उस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो ये होगी। तो इसको नोट कर लो। तो ये है आपकी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ।